Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और भाई इसी के साथ आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल आई थिंक ये अब कंफर्म हो चुका है कि हैरी मैग्वायर ही मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन है एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ द सीजन, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक कोई नया मैनेजर नहीं आता और फिर ये डिसीजन उसके हाथ में जाएगा। क्योंकि भाई इस चीज़ का आई थिंक इससे ज़्यादा बोल्ड और इससे ज़्यादा सटीक आंसर रांगनिक और किस मतलब कोई भी यार इसका सटीक आंसर इतने तरीके से नहीं दे सकता जिस तरीके से रांगनिक ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा क्या है। तो देखो यार, 2-3 पॉइंट बोले हैं जो कि मेरे को लगता है कि साफ पूरी सिचुएशन को ही क्लियर कर देता है, प्लस वो सारे ही क्लेम्स जो कि उस रिपोर्ट में गए थे उसको बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिस पर एक कमेंट भी मैं करूंगा। सबसे पहले तो देखो, रांगनिक ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि जो कैप्टन बनाने का डिसीजन है ना, ये मेरे हाथ में है, तो मेरे को यहाँ पे किसी प्लेयर के साथ मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट है जो कि रिपोर्ट में लिखा गया था कि रांगनिक, रोनाल्डो और हैरी मैग्वायर में यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रांगनिक ने ये चीज़ कही है कि अभी से लेके ये 11 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं और अंटिल द एंड ऑफ द सीजन आई थिंक मैंने कभी डाउट ही नहीं किया कि हैरी मैग्वायर को कैप्टन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जो कि फर्दर इस चीज़ को अवॉइड कर देता है कि हैरी मैग्वायर ही कैप्टन बनना रहेगा। और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम खुद हैरी मैग्वायर ने इस पर ट्विटर पे इनडायरेक्टली कमेंट किया है कि वो ही कैप्टन है और यहाँ पर इस समय ड्रेसिंग रूम में कोई भी अनबन नहीं है। अब देखो डेफिनेटली ये जो कमेंट्स है ना, ये जो रिमार्क्स हैं, आई थिंक ये तो खत्म हो चुका है कि ये मुद्दा अब तो कभी नहीं उठेगा। लेकिन ये साथ में साइड ये भी है कि जो उस रिपोर्ट में क्लेम किया था उससे बिल्कुल अलग है, यानी कि वो रिपोर्ट बिल्कुल झूठी थी। लेकिन एक बार को जस्ट फॉर अ मेयर पर्पस एंड मेयर थ्योरी अगर ये मान भी ले कि उस रिपोर्ट में जो लिखा गया था कुछ तो सच होगा ना, अगर वो रिपोर्ट लिखी है तो थोड़ा बहुत तो सच होगा। लेकिन रांगनिक ने तो यार उसको सिरे से हटा दिया है। तो इसके पीछे देखो, मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, मैंने और रिपोर्ट्स पढ़ी और 2 पॉइंट मेरे सामने आए कि क्यों यहाँ पर एक्चुअली में रांगनिक, मैग्वायर और यूनाइटेड ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया कि भाई ये तो नॉनसेंस है। पहला रीज़न यहाँ है कि देखो यार, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हुआ आ रहा हूँ कि रांगनिक क्यों इस झमेले में पड़ने वाला है। मतलब रांगनिक यार क्यों अपने हाथ गंदे करेगा, पॉलिटिक्स में क्यों हो देगा, जबकि उसको तो 6 महीने एज अ मैनेजर बनना है। और इसी चलते कहीं ना कहीं उसने कैप्टनसी को कभी यहाँ पर डील नहीं करी। उसने कैप्टनसी को हमेशा अवॉइड करा और अपना तो सारा ध्यान टैक्टिक्स पे और सारा ध्यान अपना जो मैच है उस पर लगाया। तो फिर कब वो आपने पूरा टाइम अवॉइड करा और फाइनली जब आपकी टीम सबसे मोस्ट क्रंच मोमेंट में, चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 इज अराउंड द कॉर्नर, आपका टॉप 4 इज ऑन द लाइन, तो आप क्यों यहाँ पर मतलब डेफिनेटली तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना कि वो मैग्वायर और रोनाल्डो को लेकर कैप्टनसी के बवाल में कूदेगा। अब तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक्स पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो यार, अगर रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो का रफ पैच चल रहा था, आप कह सकते हो कि एक टाइम के लिए अब कहीं ना कहीं लेट्स होप की रफ पैच खत्म हो चुका है। लेकिन आप ये मानोगे कि रफ पैच चल रहा हो या ना चल रहा हो, वो इतने इलीट मेंटालिटी का है कि उस पर शायद से ही फर्क पड़ेगा, जो कि ये मेंटालिटी हैरी मैग्वायर पर नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट तो ये भी है कि हैरी मैग्वायर को कहीं ना कहीं उसका कैप्टन आर्मबैंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कैप्टन आर्मबैंड हटा दिया तो उसका कॉन्फिडेंस तो बैठेगा ही बैठेगा। प्लस जैसे कल के एपिसोड में उन्होंने डिस्कस किया था, कुछ उस ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स हैं जो कि हैरी मैग्वायर से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरी टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके और ओवरऑल मोराल को लेके भी बहुत ज़्यादा बैड होगा। तो ये मेरे को लगता है कि आई थिंक अब तो कहीं ना कहीं ये मामला वापस से नहीं उठेगा। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालांड की। भाई ये टाइटल रेस नहीं, मतलब ये रेस एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। मतलब सीरियसली आप सोचो, चैंपियन लीग मैच से पहले सिर्फ एम्बापे की बात चल रही थी, एम्बापे, रियल मैड्रिड, पीएसजी, और ये जो एकदम से वक्त बदल दिया ना कि अब सिर्फ और सिर्फ अर्लिंग ब्रॉट हालांड की बात चल रही है। अब यार रिपोर्ट्स के हिसाब से अब देखा, सबको पता है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड यही 2 क्लब्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मतलब 90% चांसेस है कि इन्हीं क्लब्स में वो लैंड करेगा और मैन सिटी तीसरा होगा। लोग वैसे पीएसजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आई हाईली डाउट कि पीएसजी में हो जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ आपको नहीं पता है वो ये है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ पर रियल मैड्रिड के नेगोशिएशन और यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालांड के फादर और मिनो रायोला की डील एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग का कंक्लूजन यहाँ पर ये निकला है कि एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ना वो है एग्रीमेंट क्लोज्ड, यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई जो रियल मैड्रिड है वही नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है अर्लिंग ब्रॉट हालांड की। अब मैं तो यार आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको पता है यार मैं मैड्रिड अल्ट्रा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बतेरे रियल मैड्रिड के चैनल्स हैं, बतेरी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि रियल मैड्रिड को फेवरेट बता रही है, बतेरे ऐसे बार्सिलोना के चैनल्स हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि बार्सिलोना को फेवरेट बता रही है। लेकिन एक चीज़, और मैं उसमें इस रिपोर्ट को भी मेंशन करता हूँ, एक चीज़ जो मैंने सब में कॉमन पाया ना वो ये था कि यहाँ पर हालांड का कंफर्मेशन, यानी कि हालांड अफर्मेशन इज मिसिंग।
अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो सबको पता है कि मिनो रायोला और अर्लिंग ब्राउट हालांड के फादर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि देखो यार वो अच्छा खासा कमीशन भी ले रहे हैं, तो उनका बड़ा रोल भी होगा मेंटली भी, कि यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट के डिसीजन को किस तरीके से मोल्ड किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैटर भी करती है और जो सबको पता है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी अर्लिंग ब्राउट हालांड जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होगा, कि जिसका सबसे मतलब इट्स लाइक वीटो। अब ऐसे तो बहुत लोग कहेंगे कि अर्लिंग ब्राउट हालांड के फादर मैन सिटी के लिए खेले हुए हैं तो हालांड सिटी में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कहीं ना कहीं साफ बताता है कि हालांड को लालीगा में ही जाना है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जेवियर तेवेस की अगर हम बात करें, लालीगा प्रेसिडेंट, भाई उसकी अलग ही दुश्मनी है बार्सिलोना से। उसने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई रियल मैड्रिड, देखो मैं तो खुश होऊंगा भाई, देखो मैड्रिड की तारीफ कर रहा है वो खुलेआम। उसने कहा कि देखो मैड्रिड का जो मैनेजमेंट है, मैड्रिड की जो स्ट्रैटेजी है वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता जिस तरीके से उन्होंने पैंडेमिक में अपने आप को संभाला है। और मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर, भाई ये मेरे शब्द नहीं है, उसके शब्द है, अगर एम्बापे और अर्लिंग ब्राउट हालांड रियल मैड्रिड में एट दी एंड चले जाते हैं। इसी के साथ उसने बार्सिलोना पे तंज कहा है। देखो उसने कहा कि देखो बार्सिलोना को कोई चांस ही नहीं है कि वो हालांड को साइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीवीसी डील साइन नहीं करी है, और अगर उनका स्टैंड सीवीसी डील के अगेंस्ट सेम रहा तो वो साइन नहीं कर पाएंगे। मतलब घूम फिर के उसकी गाड़ी ना सीवीसी डील पे ही आ जाती है। तो साफ पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स करेगा भी, क्यों नहीं करेगा वो। लेकिन इसी के साथ यार अगर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव की बात करें तो भाई आई थिंक बार्सिलोना कि अगर इंटेंशंस की हम बात करें या फिर लेपोर्टा के ऑब्सेशन की हम बात करें कि उसको हालांड क्यों चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़िया प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बार्सिलोना ने अपना होमवर्क कर लिया है। और रिपोर्ट के हिसाब से देखकर बार्सिलोना जो चीज़ कर सकती है और ऑलरेडी रेडी है वो ये है कि वो हालांड का रिलीज क्लॉज पे करने के लिए तैयार है, सब कर रहे हैं वो यहाँ पे 30-40 मिलियन यूरोस का कमीशन हालांड के जो फादर हैं और जो मिनो रायोला उसको देने के लिए तैयार है। ये भी कंफर्म है, ये भी आई थिंक PSG सिटी रियल मैड्रिड सब कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक रियल मैड्रिड की तरफ से हमें डिटेल सामने नहीं आई और बार्सिलोना के सामने आई है, वो यहाँ पर ये है कि बार्सिलोना 20 मिलियन यूरोस की सैलरी देने को तैयार है पर सीजन। अब कंपैरिजन के हिसाब से मैं बता दूँ तो आपको पता है सिटी का सबसे बड़ा ऑफर है और वो है 25 मिलियन यूरोस पर सीजन का, और बार्सिलोना का यहाँ पर 20 का, रियल मैड्रिड का अभी तक एनोनिमस है। तो ये कहीं ना कहीं साथ में, और प्लस यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स में आया कि जब बार्सिलोना का ऑफर होगा ना वो इस तरीके का होगा कि सबसे पहले तो अर्लिंग ब्राउट हालांड बाय फार हाईएस्ट पेड प्लेयर होगा बार्सिलोना का। ऑफ कोर्स ये तो सेंस भी बनाता है। दूसरी चीज़ पूरे प्रोजेक्ट का फोकल पॉइंट होगा, ऑफ कोर्स ये भी सेंस बनाता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो यहाँ पर ये है कि बार्सिलोना कन्विंस करेगी हालांड को कि उसके बैलन डोर जीतने के चांसेस बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्री भी करता हूँ, क्योंकि देखो एम्बापे भी वहाँ पर है, प्लस यहाँ पे साला वगैरह, मतलब रियल मैड्रिड में एक एम्बापे है तो कहीं ना कहीं बैलन डोर की जो शेयर हो जाएंगे वो शेयर हो जाएंगे। प्लस वो यहाँ पर ये कहेंगे कि जिस तरीके से मेसी ने, आई थिंक स्टोइकोव ने, रिवाल्डो ने, इन्होंने बैलन डोर जीता है, तो हालांड के बैलन डोर जीतने के चांसेस भी बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा है अगर वो रियल मैड्रिड में एम्बापे के साथ जो स्टेज है उसको शेयर करता है तो। लेकिन इसी के साथ फिर अब बात कर लेते थोड़े से मैनेजर हंट को लेके। सबसे पहले अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें तो भाई पोचेटिनो, एरिक टेन हैग, राल्फ रागनिक, तीनों को मैं एक कैटेगरी में डालता हूँ। अब इसमें आप यहाँ पर ग्राहम पॉटर को भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं यार ग्राहम पॉटर के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है ना वो कोई इतना सीरियस नहीं है कि यूनाइटेड बिल्कुल ही पागल हो गया, लेकिन उसके काम को देख के यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप मान सकते हो कि मतलब शॉर्ट लिस्ट में तो है ही। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड है। वैसे हालांकि ग्राहम पॉटर ने पहले काफ़ी बार ये कमेंट कर रखा है कि वो ब्राइटन में ही काफ़ी ज़्यादा खुश है, बट स्टिल मतलब एक मैनेजर ब्राइटन में ज़्यादा खुश है और फिर उसको यूनाइटेड से ऑफर आ रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि यार पोचेटिनो शायद से टॉटनहम हॉटस्पर जा सकता है, लेकिन इसको मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दूंगा इस थ्योरी को, क्योंकि देखो ठीक है इमोशनल अटैचमेंट होगा, बैड टर्म्स पे गए थे वो सारी बात आप अलग करते हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर वो PSG के साथ एक टाइटल जीत के आ रहा है चैंपियंस लीग में, अच्छा मतलब PSG में टाइटल जीत के आ रहा है, बहुत बड़ी ईगोस को संभालता हुआ आ रहा है, तो आई हाईली डाउट कि वो वापस से स्पर्स में क्यों जाएगा जब उसको पता है कि स्पर्स में एक तो बजट लिमिटेड है, दूसरा वहाँ पर ड्रामे बहुत हैं, प्लस डैनियल लेवी एक बहुत बेकार का आदमी है, तो उससे वो काम क्यों करेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ से, और वो आती है यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड से। यार चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। आपको पता है रिसेंटली जो स्टेटिस्टिकली ला लीगा की वर्स्ट टीम है यानी कि लेवांटे, उससे भी 1-0 से एथलेटिको मैड्रिड हार गई। लाइक सीरियसली मैं बता रहा हूँ यार, देखो ला लीगा के डिफेंडिंग चैंपियंस है, और अब मैं ये नहीं कह रहा कि इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, उनका सीजन कोलैप्स हो चुका है। अगर जरा से भी चांसेस हैं तो वो ये है कि वो चैंपियंस लीग में अगर कुछ अच्छा ही कर जाए, जो कि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूनाइटेड के साथ उनका मैच है, तो भाई भला हो तुम ये बकवास मत करना। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड शायद से रिप्लेस करने का सोच सकती है डिएगो सिमियोनी को। अब प्रोज और कॉन्स, अब अगर उन रीजन की बात करेंगे जो कि एक्चुअली में मानते हैं कि ठीक है ये थ्योरी सेंस बनाती है, वो ये है कि देखो यार स्टेटिस्टिकली
इस समय अगर हम बाकी सारे 11 सीजन की हम बात करें डिएगो सिमियोनी की, तो इस सीज़न ऑलरेडी वो ज़्यादा गोल कंसीड कर चुके हैं और अभी 15 गेम बाकी हैं। दूसरी चीज़ अगर आप बात करोगे, देखो रियल मैड्रिड सविया तो उनकी रेस से ही बाहर है। यहाँ पर रियल बेटिस बहुत बढ़िया खेल रही है, नेबिल फेकिर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फाड़ रही है। बार्सिलोना बहुत बढ़िया इंप्रूव कर रही है। विलारियल पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव है, तो टॉप 4 में बाहर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उन रीजंस की कि जो चीज़ बताते हैं कि यार सिमियोनी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि सिमियोनी को एथलेटिको मैड्रिड सैक कर दे। पहला ये है कि सिमियोनी का सिस्टम इतना घुस चुका है ना, मतलब वो ये चीज़ चुम्मा चाटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि इट्स सीरियसली इम्पॉसिबल कि आप ये चीज़ कैसे हटाओगे, वो आइडेंटिटी कैसे हटाओगे। और वैसे इसको तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि सिमियोनी किसी नए क्लब में जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखो 10 सालों में, ठीक है ये वाला सीज़न बहुत ख़राब गया है, लेकिन अगर बाकी के 10 सालों की आप बात करो तो कहीं ना कहीं ये मानना ये इम्पॉसिबल होगा जब आप सोचोगे कि उसको आप साइड नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर कि डिएगो सिमियोनी ने एथलेटिको मैड्रिड टीम के साथ क्या क्या किया है। या लाइक चैंपियन लीग जितवाने के अलावा उसने सारी चीज़ करवा दी, यूरोपा लीग जितवा दिया इनको 1-2 बार, कोपा डेल रे जितवा दिया, ला लीगा जितवा दिया, उसके बाद चैंपियन लीग के फाइनल में लेके गए, तो बहुत सारे टाइटल्स ने जितवाए हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं कुछ ट्रांसफर न्यूज़ से। सबसे पहले बात करते हैं डेक्लन राइस से। तो यार डेक्लन राइस के सर्च में इस समय 3 क्लब हैं। पहले है मैनचेस्टर यूनाइटेड, दूसरा है यहाँ पे चेल्सी, और तीसरा जो न्यू एंट्री हुई है वो है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का। अब सिटी के रिगार्डिंग यार एक मतलब कंडीशन है, वैसे आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड के रिगार्डिंग भी यही सेम कंडीशन है। तो चेल्सी मेरे लिए तो फेवरेट है, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। सबसे पहले तो यूनाइटेड और सिटी दोनों को ही एक स्ट्राइकर चाहिए, लेकिन आप सिटी को ज़्यादा मैं बताऊंगा कि कंडीशन लागू होती है वो इसलिए क्योंकि जब यूनाइटेड को एक रोनाल्डो का पार्टनर चाहिए और एक आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यंग एस्टैब्लिश स्ट्राइकर चाहिए, सिटी को तो भाई ब्लॉकबस्टर साइनिंग चाहिए, चाहे हैरी केन हो, अर्लिंग ब्रॉट हालैंड हो या फिर लेवेंडोव्स्की हो, उस लेवल की साइनिंग करना चाहती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कितना वो मिडफील्डर पे खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर की बात हुई है, तो भाई देखो यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं जिसको इस समय स्काउट कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये है डार्विन नूनेस, ये है अलेक्जेंडर इसक, ये है यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को तो खैर देखो आप हटाई दो। हालैंड इज लाइक यूनाइटेड के लिए, हालैंड इज लाइक ऐसा हमारे लिए कटरीना कैफ है ना, सनी लियोन देखने में अच्छा लगता है लेकिन पता है नहीं मिलेगी, तो वो हालैंड वाला सीन है यूनाइटेड का। और चौथा प्लेयर है यहाँ पर जोनाथन डेविड। लेकिन मैं आपको बता दूं रिपोर्ट्स के हिसाब से जितना भी मेरे को लीड मिला है वो यही है कि जोनाथन डेविड और डार्विन नूनेस के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो यूनाइटेड को साइन कर लेंगे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना से, तो भाई देखो मेम्फिस डिपाई इज नॉट हैप्पी विद द करंट सिस्टम एंड करंट सेटिंग इन द ज़ावीज़ प्लान में। जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है वो बेकार है, और देखो आने वाले टाइम में ये चीज़ खराब ही होगी। देखो फाटी वापस आ जाएगा, फेरन टॉरस है, ओबामेयांग है, आडामा ट्राओरे है, फिर एक बड़ा स्ट्राइकर भी वो साइन करेंगे। तो मेरे को लगता है कि मेम्फिस डिपाई ना, मेरे को लगता है इसका सीन खत्म हो चुका है। प्लस आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मेम्फिस डिपाई शायद से ओलंपिक लियोन में, एक रिपोर्ट्स के हिसाब से ओलंपिक लियोन में वापस से रिटर्न कर सकता है। अब मेरे को लगता है कि आई थिंक बार्सिलोना के पास एक अच्छा खासा चांस है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर लेफ्ट बैक की, तो लेफ्ट बैक के रिगार्डिंग यहाँ पर सीन बन रहा है कि ग्रिमाल्डो, उसके बाद यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा है, उसके बाद यहाँ पर जोजे गाया है। ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि लेफ्ट बैक के लिए इस समय कहीं ना कहीं बार्सिलोना स्काउट कर रही है। साथ ही साथ राइट बैक की बात करें तो यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो यहाँ पर बार्सिलोना के साइन कर सकते हैं। हाउएवर अभी भी एक ऑफिशियल मीटिंग बाकी है जो कि चेल्सी और एस्पिलिक्वेटा में होनी है, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डिसाइड होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।